कभी कभी दुरुस्त सिर्फ में जाने के लिए भी यू टर्न लेना पड़ता है। बज़ाहिर यही कुछ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक इंतहाई हैरत अंगेज़ समाअत, जिसमें कोई बड़े रिमार्क्स नहीं आए, कोई बड़ा फैसला नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी कि न जाने 21 अरब रुपए की अदायगी से इनकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या होगा। दूसरी बड़ी खबर, पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वो एतमाद का वोट ले लिया जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि 21 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट को अगर मुस्तरद कर दिया गया है तो फिर तो हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है, अक्सरियत खो चुकी है। वो मामला भी अब दब गया। मगर सबसे अहम और बड़ी खबर, कई साल के बाद तहरीक इंसाफ के अहम ज़ुहमा और हुक्मरान इत्तेहाद बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े सियासतदानों के बीच बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। और यही वो मुज़ाकरात हैं जिनके बारे में ये अब आसानी से कहा जा सकता है कि ये शायद वाहिद यू टर्न है जो इमरान खान ने दुरुस्त सिमत में जाने के लिए लिया है। कयूम सिद्दीकी साहब, रज़ा रूमी साहब, आपसे इसी मामले पे बात करेंगे, मगर पहले ज़रा इमरान खान को हम सुन लेते हैं कि वो किसी ज़माने में क्या कहा करते थे कि वो क्यों किन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। 30 साल से बारियां ले रहे हैं। हमेशा मुझे ये कहा जाता है कि इमरान खान आपकी क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। और ऑब्वियसली चोरों से तो खान साहब कभी बात नहीं करेंगे। और आप जो बात कर रहे हैं तो शायद ये इतने भी चोर नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो खुद इमरान खान साहब आज शायद किसी भी वक्त वो कौम से खिताब में उनको कुछ ना कुछ तो वजाहत देनी पड़ेगी कि आखिर ये किस लिए सब कुछ किया जा रहा है। करीब सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं हुआ जिसका आप और मैं तमाशा देखने के लिए जा रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में वो 21 अरब रुपए वाली रकम का केस लगा ही नहीं। और वो जो बेंच गो के जजेस वही 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, मगर उन्होंने 21 अरब वाले मामले को पूछा तक नहीं। 27 अप्रैल यानी आज की डेडलाइन थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ बताना है कि रकम अदा हुई या नहीं हुई। मगर आज चीफ जस्टिस ने सिर्फ उस आम शहरी की दरख्वास्त की समाअत की जिसमें कहा गया था कि एक दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। और सियासतदानों ने एक बार फिर कहा और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है और आज शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट या मुअज़्ज़ज़ जजों ने पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के वो उस मुज़ाकराती कमरे से बाहर चले गए? अब पीटीआई जाने और हुक्मरान इत्तेहाद जाने और 14 मई के ऊपर तो इलेक्शन होना बज़ाहिर अब इतना आसान नहीं। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर? बिल्कुल मतीउल्लाह जान साहब, देखें ये मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान जैसे आपने उनका वो साउंड बाइट सुनाया था, उसमें उनका फेस सेविंग यही है कि वो खुद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक टीम जो है वो तश्कील दी है, फवाद चौधरी और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर मुश्तमिल। तो लेकिन जो है आगे किन लम्हों के अंदर जाके ये मुज़ाकराती टीम के राउंड्स होंगे, ज़ाहिर है बैरिस्टर अली ज़फ़र भी है, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी है। तो उसके बाद जो है वो कोई ना कोई तो टाइमलाइन इन्होंने रखी होगी। आज भी शाह महमूद कुरैशी चीफ जस्टिस को वो खुफिया मुज़ाकराती जो तजावीज़ हैं वो देना चाहते थे, जो कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अपने पास ही रखे, हमें नहीं ज़रूरत है। तो बात ये है कि कट ऑफ डेट क्या होगी, यही सबसे बड़ा सवाल लेकिन है। आज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। कल रात तक किसी को नहीं पता था कि 21 अरब वाला केस नहीं लगे। क्या हुआ है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो गुज़िश्ता तारीख थी उसके ऊपर 27 की तारीख तो दी गई थी और कहा गया था कि 26 तक सियासी पेशरफ्त की रिपोर्ट दाखिल की जाए और ये दोनों मुकदमात इकट्ठे लगते रहे। लेकिन कल जो जिस तरह से बेंच जो है बनते मुकदमा डीलिस्ट होते गए, उसके बाद फिर एक सिंपल रोस्टर जारी हुआ तीनों स्पेशल बेंच का, स्पेशल बेंच का।
और उसके अंदर कहीं कुछ चीज मेंशन नहीं थी कि कौन सा मुकदमा फिक्स है। आपको पता है कॉज लिस्ट जब लगती, लेकिन जब सुबह ये कॉज लिस्ट आई तो उसमें जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 9/2023 मतलब आम शहरी की दरखास्त जो है ना वो लगी हुई थी। तो लिहाजा एक केस जो अदालत के सामने लगा हुआ ही नहीं है तो उसके ऊपर कैसे बात होती? आपको लगता है कि अदालत ने एक मौका फराहम किया कि चले 2-3 दिन देख लेते हैं और अगर इत्तफाक ना हुआ तो फिर वो 21 अरब वाला केस लगा लिया जाएगा? मतीउल्लाह जहां साहब 2-3 दिन के शायद ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी हुक्मरान इत्तेहाद को। देखिए हमने अब तक जो देखा है ना मुकदमात की फिक्सेशन और ऑर्डर्स जो हैं वो एक मखसूस सियासी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ती है और तारीखें बनती हैं और लगती हैं और मुकदमात बढ़ते हैं। अब देखें ये पहला मरहला जो था, बात तो यही है कि जो मुज़ाकराती टेबल की जो कट ऑफ डेट है वो तो चीफ जस्टिस कह चुके कि जनाब हज भी हो चुका होगा, फसल भी कट चुकी होगी, तो जुलाई कैसा है? ठीक है। तो मैं अब रूमी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। रूमी साहब, आपने देखा कि एक तरफ चीफ जस्टिस ने 21 अरब वाला मामला उठाया ही नहीं। 14 मई को इलेक्शन है, आज 27 अप्रैल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए वाला मामला, उस पर कोई बात ही नहीं। अब शायद वो मुज़ाकरात की तरफ देख रहे हैं कि 2-3 दिन में कोई नतीजा निकल आए। और आज ही के दिन कौमी असम्बली ने एक बार फिर 21 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट के हवाले से मोशन जो है वो मुस्तरद कर दिया। और ये वाक़या जो है वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने के चंद घंटे बाद पेश आया। तो आप कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब 14 मई के इलेक्शन की तारीख पे नज़रसानी करेगी और ये नज़रसानी उनकी अब मजबूरी बन चुकी है? कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी मतीउल्लाह जान साहब, देखिए पैसों का मामला हो या सिक्योरिटी का मामला हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नजर आ रहा है और खुसूसन 3 मेंबर बेंच जिन्होंने ये फैसला दिया था 14 मई को इंतखाबात करवाने का, उनको भी पता लग रहा है कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है। इसको जिस शिद्दत के साथ पार्लिमान ने और मौजूदा हुकूमत ने रिजेक्ट किया और उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी बनी, मेरे ख्याल से वो भी ये देख रहे हैं कि वो उनकी बात तो मानी नहीं जा रही। इसी वजह से आपको याद है कि वो जो एक पिटिशन अचानक यकायक फाइल हुई जिसमें ये जोर दिया गया कि सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करके इस बहरान से निकलना चाहिए, और उसको मंजूर कर लिया गया। उसके ऊपर अब कार्रवाई भी जारी है। पूरे दिन में एक ही इलेक्शन कराने का, एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन। जी बिल्कुल। तो वो और उसमें आपको उसका पसे मंजर भी पता है। उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका भी उसमें एक रोल है। जब वो इन कैमरा उन्होंने जजेस को ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामलात और हालात हैं उसका तज़किरा किया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मैसेज तो अब क्लियर मिल गया कि अगर पार्लिमान और उसके साथ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही जो है वो उनके फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाह रहे, तो फिर ये एक फेस सेविंग का तरीकाकार है कि जहां पे बात रह भी जाए सुप्रीम कोर्ट की और ये कि कुछ रास्ते, कुछ बहरान का हल भी निकल आए। देखिए ना, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया उसके ऊपर कानूनी आरा मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों का ये कहना है उनको वो ये नहीं कर सकते थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो बिल्कुल कर सकते थे और कर रहे हैं, और यकीनन इसी तरह होता है। लेकिन उनको भी ये अंदाजा तकरीबन हो गया है कि उनके इन फैसलों की वजह से, उससे पहले भी जो फैसले हुए हैं, मुल्क में एक सियासी बहरान और तलातुम जो है वो मजीद शदीद हो गया है। और गालिबन यही जो पसे पर्दा कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं जिनका कि तस्करा सोशल मीडिया पर हुआ है, और ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब की कोई अहम ओहदेदार से रावलपिंडी में कोई मुलाकात भी हुई थी 14 अप्रैल को। मुझे नहीं पता कि जिसकी कोई तरदीद नहीं आई, कोई वजाहत, क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर कुछ नहीं आया। जी, ना उसकी तरदीद है ना उसकी तस्दीक है, अब क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल पहले लोग अदालतों के फैसलों का इंतजार करते थे, अब प्रेस रिलीज और वजाहतों का और क्लैरिफिकेशन और सर्कुलर्स का इंतजार भी होता है। रूमी साहब मुझे जी तो मैं ये बात मुकम्मल कर लूं तो जब देखिए ना, बात ये है कि इधर ये दो इदारे जो हैं ये माजी में यकजान दो कालिब वाली वो बात थी कि ये मिल के काम करते रहे हैं। अब ये इनमें थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है और गालिबन वो इमरान खान साहब की जो ज़ात है, उनकी सियासत है, उसने इनको भी, इनका जो एक याराना था बड़ा पुराना, उसको भी डिवाइड कर दिया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा है और हमने ये भी देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि वहां भी इस तरह से एक तकसीम है।
अब इस सूरत हाल से निकलने का एक ही तरीका है कि वापस सियासतदानों की तरफ और पार्लियामेंट की तरफ जो है ये मामला भेजा जाए। और ये एक बुरी बात नहीं है अगर खान साहब यू टर्न भी ले रहे हैं, आपने अपने इब्तदाइये में कहा, तो मैं उसको वेलकम करता हूं, अच्छी बात है। खान साहब कुछ सीख भी रहे हैं। ये दुरुस्त सिमत में जाने के लिए पहला यू टर्न है शायद। जी जी, हाँ, ऐसे यू टर्न को सलाम। बहरहाल कयूम सदीकी साहब, एक सबसे अहम सवाल अब ये पैदा होता है कि ये तो एक सियासी मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो गया है, और आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचेंगे और ये 2-3 दिन के अंदर होना है जो कुछ होना है, क्योंकि इससे आगे फिर 14 मई है। वैसे तो 14 मई पहले ही करीब है, लेकिन और करीब आ जाएगा तो इलेक्शन तो पता नहीं होंगे या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, या अपना हुक्म वापस लेना पड़ेगा या तारीख में तोसी करनी पड़ेगी। इन मुज़ाकरात की खातर आइन की दोबारा तशरीह करने में कोई हर्ज तो नहीं है, और ख़ास तौर पर जब 2-3 हफ्ते के फ़र्क से आइन की मज़ीद तशरीह हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका तो नहीं। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये सारी तरफ जाने से पहले एक छोटी सी माजी के अंदर एक हल्की सी झलक हमें देख लेनी चाहिए कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो डोगर के केस के अंदर आज खुद नोटिस लिया था और उस पर जिस तेज रफ्तारी से कार्रवाई हुई थी, उसके असरात ये जो सीसीपीओ डोगर की आप बात कर, सीसीपीओ डोगर की बात कर रहा हूँ ना, यही लोग बस कुछ और ना। हाँ बिल्कुल, डोगर बहुत है ना, हमारे भाई है सारे। हाँ नहीं, सही बात है आपकी। आप मुझे मेरा चेन ऑफ थॉट्स जो है ना जी, सॉरी, तोड़ देते हैं। सॉरी, ये सवाल करने की बहुत बुरी आदत है। अच्छा जी, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने जो अज खुद नोटिस लिया था और जिस पर 9 रुकनी बेंच बना था, तो वो अज खुद नोटिस क्यों लिया गया, यही सवाल था। अब उसके असरात नजर आ रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर क्या कि कौमी असम्बली अपने वक्त से पहले तहलील कर दी जाए। तो ये वो मकसद था मेरा ख्याल में कि जो अब अचीव हो गया है थ्रू 14 मई के ऑर्डर के जरिए से, और थ्रू अब नेगोशिएशन में भी यही डिमांड आ रही है। अब यही डिमांड है। और जो तो ऑर्डर अब मतलब अब ये देखें ना कि कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील होना किसका एजेंडा है या किसकी ख्वाहिश है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब बेचैन है कि वापस जाएं 2/3 मेजॉरिटी से। बिल्कुल सही। सो ये अब आप जो है ना उसको आप समझें कि ये क्या हो रहा है। मेरा लेकिन उससे पहले 63A के फैसले से भी कुछ लोग जो हैं ये सारे ताने बाने जोड़ते हैं। देखिए मतीउल्लाह वहाँ से सारे मामले का आगाज पर एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। माज़र साहब वापस आपकी तरफ भी आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज एतमाद का वोट लेने के बाद कुछ ज़्यादा ही एतमाद का मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस के बारे में क्या कुछ कहा। एक ब्रेक के बाद एतमाद का वोट लेने के फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ ज़्यादा ही खुद एतमादी का मुज़ाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों के बारे में भी ऐसे कलमात कहे जो शायद आम हालात में वो कभी ना कह पाते। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो पार्लियामेंट के उन अरकान असम्बली के हवाले से बनाए गए नैब के तरामीम का भी जायज़ा ले रही है, जिसमें ये इल्ज़ाम है कि सियासतदानों ने अपने मफाद में ये कानून या तरामीम की हैं ताकि करप्शन के इल्ज़ाम से बच सके। और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों ने इस हवाले से काफ़ी रिमार्क्स भी दिए थे। और आज शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर करप्शन के हवाले से क्या बात की, आइए सुनते हैं। इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया। जहां स्पीकर पहले अपने गले में झांकना होगा, अपना एहतसाब करना होगा, फिर आप किसी और से पूछें, फिर आपको इज्जत भी मिलेगी और पजीराई भी मिलेगी। तो जनाब रूमी साहब, आपने देखा वजीर आजम तो आज जो है मुअज़्ज़ज़ जजों के गले तक पहुंच गए। वो मेरे ख्याल में गिरबान कहना चाह रहे थे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके ऊपर जो है मैं आपको ये बताऊं कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ एक दरीना मसला जो है वो अभी भी, खैर ये इन तकरीरों से कुछ नहीं होता, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी जिसे कहा जाता है, एहतसाब आला अदालतों में जो जज साहिबान होते हैं उसका मैकेनिज्म बहुत ही नाकारा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इफेक्टिव इदारा नहीं है और उसकी कार्रवाई आप देख लीजिए
के जो रही है वो भी एक खास नजरिए या सियासी बुनियाद पर ही होती रही है। माजी में मेरे ख्याल से कोई था 70s में गालिबन एक दो केसेस थे जहां पर वो कार्रवाई हुई थी। उसके बाद जो भी दो कार्रवाई हमने देखी, काजी फाइज ईसा की विच हंट और दूसरा जस्टिस शौकत सदीकी के साथ जो कुछ किया गया, वो भी सबको पता है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, उसको क्या दोहराएं। ये बात दुरुस्त है कि ये होने चाहिए और पार्लियामान का इसमें रोल होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीर करना जो है जजेस के ऊपर, ये भी मैं समझता हूँ, देखिए ना, अगर हुकूमत वाकई में सीरियस है तो हुकूमत बाकायदा उसका रेफरेंस तैयार करके, उनके पास अटॉर्नी जनरल भी है, वजारत कानून भी है, माहिरीन भी हैं, वो बनाएं इसका, सारी एजेंसीज मौजूद हैं, तहकीकात करके रेफरेंस बना के भेजें सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि हुकूमत के पास ये अख्तियार नहीं है किसी सिटिंग जज के खिलाफ तहकीकात करने का, और ये काम जुडिशल काउंसिल का है। क्योंकि सिद्दीकी आप क्या कहते हैं, क्या मगर वज़ीर आज़म को ये जज पे इस तरह तकरीर करनी चाहिए थी कि करप्ट जज और वो वहाँ बैठा हुआ है, और वैसे भी आइन के मुताबिक तो जजों के कंडक्ट को आप असेंबली में डिस्कस नहीं कर सकते कंडक्ट में, और दूसरी चीज़ में वो जुडिशल कॉन्डक्ट की बात है ना, ये करप्शन इज़ नॉट अ जुडिशल कॉन्डक्ट। एनीवेज जो है मतीउल्लाह साहब आप सुन तो लिए ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, अब बात सुन लें। अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब को गुस्सा भी है। अब वो गुस्सा क्या है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। गुस्सा ये है कि आपको पता है कि इनके खिलाफ एक केस था जो चल रहा था मातहत अदालत में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का टीटी वाला, ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान बनाया गया था, जिसमें ये मुख्तलिफ मौके के ऊपर जेलों में भी रहे और सारा कुछ। तो आपको याद है जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद जब हुकूमत आई, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो जज साहब थे जिन्होंने एक नोट लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर हुकूमती मुदाखलत हो रही है, और बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर FIA के ये ट्रांसफर तबादला जो है, इस तरह की बातें हो रही, बातें नहीं, उसे उन्होंने लिख के दिया, और जिसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया और 5 रुकनी लार्जर बेंच बना मतीउल्लाह जान साहब, और वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इन सारी चीजों को देख रहा था। अब ये कौन सा दौर था? और ये मुज़ाहिर नकवी साहब ने नोट भेजा, ये मुज़ाहिर नकवी साहब ने नोट भेजा। मुज़ाहिर नकवी साहब जो है वो जो मॉनिटरिंग जज नहीं होता, वो नीचे वाली अदालतों के अंदर वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और बहुत इस चीज के ऊपर उनका नजर थी। तो उसके बाद ये जो अज खुद नोटिस हुआ, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हुई मतीउल्लाह जान साहब। आप देखिए कि ये वही दौर है, वही बातें हैं कि वो अज खुद नोटिस जो है वो फिर काफी अरसे से नहीं लगा है। जब ये चीजें सामने आई कि वो जो ट्रांसफर्स हुई थी वो तो इमरान खान साहब के होते हुए ही हो गई थी, ठीक है, तो वो क्या मकसद था? जब फर्द जुर्म भी इनके ऊपर आयद होनी थी, इमरान खान साहब भी कहते हैं जब फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन हल्फ दिलवा दिया प्राइम मिनिस्टर का। और उसके बाद 2 जज साहबान 3 की तकर्री हुई मतीउल्लाह जान साहब, जिसमें हुकूमत ने पहले इनकार और फिर इकरार किया, जिसपे आज हमारे वजीर कानून जो हैं वो कहते हैं कि किसके कहने पे किया, और वो उसके ऊपर नादिम और शर्मिंदा है। जनरल बाजवा के कहने पे। जब से वो 2 जज आए हैं तब से वो जुडिशल क्रिमिनल सिस्टम में हुकूमती मुदाखलत का आज खुद। आप ये कह रहे हैं कि जैसे करनी वैसे भरनी, मतलब कि अगर जजेस इस तरह सियासतदानों के साथ करेंगे तो फिर सियासतदान तो नहीं छोड़ता। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी रजा रूमी साहब कह रहे थे ना कि रेफरेंस दाखिल करें। भाई पाकिस्तान बार काउंसिल जो एपेक्स बॉडी है उसने रेफरेंस दाखिल किया हुआ है। अब वहां पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उसको लगाएं या उसको खारिज करें। और इस पे 2 जुडिशल कमीशन के जज साहिबान सीनियर मौजूद हैं, सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फाइज ईसा, ये कह चुके हैं कि एक जज के ऊपर इस तरह से उसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, या तो उनका ये खत्म करें या फिर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कार्रवाई है वो करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं करेगी तो फिर वो काम पार्लियामेंट को करना पड़ेगा या प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह कहा जाता है कि जब हुकूमत ये काम नहीं करती तो फिर अदालत को काम करना पड़ता है, मुदाखलत करनी पड़ती है। तो रज़ा रूमी साहब आप कैसे देख रहे हैं ये मुज़ाकराती जो अमल है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि वक्त तो बज़ाहिर बड़ा कम है, 14 मई को इलेक्शन भी करवाने हैं।
देखिए 14 मई को तो इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं, इमरान खान साहब को भी नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए वो तो मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हैं। ये 17 दिन में अब कौन से इलेक्शंस होंगे? देखिए अब तो तकरीबन नामुमकिनात की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं ये इलेक्शन, और उसकी वजह, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को भी दिखाई दे रहा है, बल्कि उनको तो ये भी कहा गया है, मैं कल ये सुन रहा था सुहेल वराइच साहब ने कि एक अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि शायद उनकी कोई मुलाकात भी हुई है खान साहब से, और वो उन्होंने कहा कि वहां पे जो लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके ये मामलात इस तरह नहीं ठीक होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अक्टूबर के इंतखाबात भी मुश्किल है, क्योंकि और अगर वो हो भी जाते हैं, आप जीत भी जाते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो कैसे होगा? और तो ये वही मुलाकात है जिसमें खान साहब ने फिर वो सवाल करने वाले से दरख्वास्त की थी कि यार आप मेरा कोई एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करवा देंगे, वही शायद वो जो तमाम सहाफियों के साथ मुलाकात की थी बहुत सारे जी। तो बात ये कि खान और उसमें साहब उन्होंने शायद ये भी कहा था कि मैं तो कहता हूं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते एस्टैब्लिशमेंट वाले, नहीं वो हाँ लेकिन देखिए ना वो सही, देखिए इमरान खान साहब, बाकी लोग भी तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें ना। अभी आपने जजों की तकरीरी का जिक्र किया है, क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि एक मुल्क का वजीर कानून जो है वो ये कहे कि जी हमने इससे तकरीरियां कर दी थी कि हमें जनरल बाजवा ने ये कहा था, तो भाई आप फिर किस चीज के लिए, आप किस मुंह से सिविलियन उस अदलिया को, वो अदलिया जो डील कर रही है जजों की तकरीरों के हवाले से, उस अदलिया को कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, उनको हुकूमत तो डील कर ही लेती है कि ठीक है सियासतदान है, पता नहीं क्या है ये, अगर जज साहिबान डीलें करके जज लगाएंगे तो ये आप समझ देंगे ये बहुत फखरिया बात है। नहीं बिल्कुल सही है। नहीं देखिए दोनों तरफ मसला है ना कयूम, मसला ये है कि अगर अदलिया ये कर रही है और वो भी उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है जनरल बाजवा की, और हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट जो कि अपने आप को भी सुप्रीम साबित कर रही है, अभी रोज एक तकारीर और बयानात का सिलसिला दागा हुआ है, तो उस वक्त ये पार्लियामानी सुप्रीमसी कहाँ गई थी? देखिए ना इस वक्त मसला है कि कोई भी दूध में धुला नहीं हुआ, और ये हमें इस चीज का हमें इससे गरज नहीं है कि कौन शख्स जो है वो इख्तिदार की मसनद में बैठे या ना बैठे, इस मुल्क के कुछ असूल तय होने चाहिए। बिल्कुल सही है। जब तक तय नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये मसला वहीं का वहीं फंसा रहेगा। अच्छा रूमी साहब और करीम सिद्दीकी साहब, मैं आप दोनों के लिए एक बड़ी दिलचस्प मैं कुछ मालूमात आपके सामने रखता हूँ। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात में पीटीआई का क्या मौक़िफ़ हो सकता है और पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद का क्या हो सकता है? और आइन के अंदर कुछ तारीखें दी हैं, जैसे सदारती ओहदा कब ख़त्म हो रहा है, चीफ जस्टिस कब रिटायर हो रहे हैं, और उनकी तारीखों से पहले पीटीआई क्या करना चाहती हैं और पीडीएम क्या करना चाहती है। मैं मुख्तलिफ बुनियादी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ जो कि आइन और कानून का एक कैलेंडर है कि इन तारीखों से पहले ये काम होना है। ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पीटीआई क्यों जल्द इलेक्शन चाहती हैं और पीडीएम क्यों ताख़ीर से इलेक्शन चाहती हैं। मुख्तसर हक़ाइक़ ये हैं कि आइनी कैलेंडर और सियासी मुज़ाकरात के बीच जो अहम आइनी तारीखें हैं, सबसे पहले सदारती ओहदे की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है, और आइन के तहत सदारती इंतखाब 9 अगस्त से पहले लाजमी है, और फिर मौजूदा हुकूमत और कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो 16 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अब दोनों चाह रहे हैं कि सदारती इंतखाबात पीडीएम चाहती है कि हमारे दौर में हो जाए, और जो पीटीआई है वो चाहती है नहीं हम आए तो उसके बाद फिर हो। फिर आगे बताता चलूँ कि कौमी असम्बली के बगैर सदारती इंतखाब मुमकिन नहीं है, क्योंकि आइन की एक शिक में लिखा है कि अगर कौमी असम्बली नहीं है और सदारती ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो कौमी असम्बली के आने के 1 महीने के अंदर फिर सदारती इंतखाब होगा। इससे ये तासुब भी मिलता है कि सूबाई असम्बलियों के बगैर तो शायद इंतखाब हो सकता है मगर कौमी असम्बली के बगैर नहीं हो सकता। मगर फिर भी इसकी तशरीह भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने या उन्हीं 3 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जजों के बेंच ने करनी है। तो कौमी असम्बली के इंतखाब के 1 महीने के अंदर सदारती इंतखाब होना ज़रूरी होगा, और नए सदर के इंतखाब तक मौजूदा सदर ओहदे पर बरकरार रह सकता है। और आखिर में ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस भी 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो अब इन 2 आम ओहदेदारों की रिटायरमेंट से पहले कोई भी जो हुक्मरान इत्तेहाद या सियासी जमात होगी हुकूमत में, वो तो नहीं चाहेगी कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए और इलेक्शन भी हो जाएं, क्योंकि ये दोनों चाह रहे हैं कि अपना सदर लेकर आएँ। जी करीम साहब आपकी तरफ आते हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस आइनी कैलेंडर और इस सियासी मुज़ाकरात के हवाले से आपकी राय भी लेते हैं।
तो सहाफ़ी प्रोग्राम में करीम सदीकी और रज़ा रूमी हमारे साथ मौजूद हैं। करीम सदीकी साहब, आपके ख्याल में पीटीएम मान जाएगी कि सदारती ओहदा ख़त्म होने से पहले इलेक्शन करा दिए जाएं और नई असम्बली आके अपना सदर चुने? आपके ख्याल में इतना आसान है? ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? मतीला जान साहब, वो तो आपने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि नवंबर के अंदर इंतखाबात के लिए हम तैयार। पहले अक्टूबर थी, वो नवंबर तक चले। ठीक है, मुज़ाकरात शुरू होने से कुछ दिन पहले नवंबर, एक दिन पहले। अच्छा, एक कल की बात है, कल की बात है, उन्होंने वो सब उससे पहले। ठीक है, तो अब आ जाइए आप के बड़े वाजे हैं, उनको पता है ये सारी कैलकुलेशंस गवर्नमेंट के बिल्कुल कंसिडरेशन के अंदर हैं। और आप देख लीजिए 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने का देना अचानक से, तो वो उसके पीछे फिर चीफ जस्टिस पूछते रहे इसमें क्या मैजिक है, इस डेट के अंदर मैजिक क्या है, जादू क्या है? 2 मैजिक है, एक सदारती होता, एक चीफ जस्टिस रिटायर। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, अब आ जाइए, आज आपने फवाद चौधरी साहब को सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये सियासी जमातों को अगर ये हक दे दिया गया इलेक्शन वो करने का, और ये है ठीक है, आइन में तरमीम करें। अच्छा, आइन में तरमीम करने के पीछे कहानी क्या है जनाब? वो पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं, और वो पार्लियामेंट में एक ऐसी अक्सरियत में एक इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए, निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं कि वो अगर इन केस सदारती इलेक्शन होता भी है तो कौमी असम्बली के अंदर उनके पास कोई ऐसी तादाद मौजूद हो जिसको वो इफेक्ट कर सके, और उसके साथ ही साथ राजा रियाज साहब की नशिस्त के ऊपर भी उनकी नजर है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर जो है, और उसकी मुशावरत से निगरान हुकूमत भी बने निगरान। सो अब वो अपने आप को, वो जो गलती उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि तो भगा दिया है मतीला जान साहब, वो बहुत कैलकुलेटेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहती थी, वो ले आई है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम के ऊपर ये समझते हैं कि शायद ये 2 जो तारीखें हैं और वो उसके अंदर सदर मुमलिकत जैसा ओहदा जो है वो अगले सेटअप के लिए ये कोई ले जाएंगे या छीन लेंगे, और ये हुकूमत को मजबूर कर लेंगे कि वो जुलाई के अंदर। अच्छा, क्विकली आप ये बताएं कि अगर हुकूमत नहीं मानती जल्द इलेक्शन पे, 2 दिन बाद तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने तो नहीं छोड़ना हुकूमत को, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे। तो वो कहेंगे ठीक है, आज सुना नहीं है आपने एतमाद का वोट लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर का एतमाद, अगर मैं इनके साथ हूं, मुझे वहां टेबल पे मार के जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, असेंबली तोड़ने के ऊपर नहीं आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी जोर लगा ले, कौमी असेंबली तोड़ने के ऊपर या 2 सूबाई असेंबली तोड़ने के ऊपर वो उस तरह से कुछ नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन वो जो 21 अरब ना देने का हुक्म है तो उसके ऊपर तौहीन अदालत तो हो सकता है, तौहीन अदालत में सजा दे देंगे। तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, मतलब वो शहबाज शरीफ की जगह दूसरा आ जाएगा। तो मतलब दूसरे को देंगे, तीसरा आ जाएगा। सो मतलब है कि देखें, अब एक जो है ना, ये तौहीन अदालत में नाअहली भी होती है, फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप। इतना आसान ना समझे आप। यूसुफ ज़की गिलानी साहब बेचारे ने बड़ा भुगता 5 साल नाअहली। मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है, उसके बाद फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है ना, अगर 7 रुकनी बेंच देगा या 8 रुकनी बेंच सजा देगा तो उससे बड़ा बेंच जो है वो फिर आएगा। अच्छा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ट्रायल आपको पता है ना कितना टाइम लेता है। चलें ठीक है, वो इंट्रा कोर्ट अपील में फिर सस्पेंड हो जाता है फैसला, पता नहीं क्या है। मगर रज़ा रूमी साहब, आप किस तरफ जाता देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? आप समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में है इतना वक्त देने के बाद और ये मुज़ाकराती अमल को धिक्का लगाने के बाद कि वो अचानक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे कि भाई वो 21 अरब वाले मामले पे आपने हमारा हुक्म नहीं माना? देखिए, तौहीन अदालत का जो इख्तियार है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है और वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे अभी कयूम सदीकी साहब भी कह रहे थे, जस्टिस बंदियाल की जो रही है कि वो तौहीन अदालत वाले मामले के ऊपर उन्होंने पहले भी कहा है कि वो ज़्यादा कीन नहीं होते, वो भी जस्टिस अतर मिनल्ला भी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बदलते रहते हैं इस तरह के व्यूज़ जो होते हैं कोर्ट्स के। अभी तो वो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसमें पेचीदगियां बहुत होगी। वो अकेले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब उन्होंने खुद एक जजमेंट दी हुई है कि वजीर आजम काबीना की मर्जी के बगैर फैसले नहीं कर सकता, ये जजमेंट भी अजीबोगरीब आपको याद है कि ये आ चुकी है। तो वो खुद ही केस अपना साकिब निसार साहब द ऑथर जज, जी जी,
जी साकिब बिल्कुल। निसार साहब की रूह जो है ना, या जो भी कहें रूह या क्या होता है दूसरा, तो नहीं, वो लेकिन वैसे वो फैसला ठीक है मतीउल्लाह जहां साहब, आपने 18वीं तरमीम के अंदर जब फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ खुद तब्दील कर दी है तो फिर उसमें तो नहीं ठीक है, हुआ। लेकिन लेकिन हैंड देखिए पिक ना, कैबिनेट के अंदर लेकिन सारों की बात मंजूरी तो एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द गुड जजमेंट। वापिस आते ना इस पे, तो अगर वजीर आजम पे लगाएंगे इसका मतलब है पूरी काबीना पे लगेगी, और काबीना जो है वो तो उसके पीछे पार्लियामेंट है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 मेंबर या 5 मेंबर बेंच जो है वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट या काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत करेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर इसकी भी नजीर नहीं मिलती, और ये फैसला क्या इस पे भी अमल होगा? और फर्ज कीजिएगा कि कोई रीजनिंग ढूंढ कर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत लग भी जाती है। आप ये कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता क्या है? कोई मशवरा भी तो देना, कैसे निकले एक ऐसा हुक्म जिस पे अमल ही नहीं होगा? तो बेइज्जती तो पूरे इदारे की है ना, तो कोई आप रास्ता है आपके जहन में? इंतजार करें। जी रास्ता बिल्कुल मौजूद है। रिटायरमेंट का या बीमार किसी खुदा ना खास्ता? नहीं, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और रास्ता ये है कि जस्टिस बंदियाल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो फुल कोर्ट बिठाएं और वहां पे ये सारे मामलात रखें, और जो फुल कोर्ट कहे उसके मुताबिक उसकी मेजॉरिटी को आगे लेके जाएं। वो रास्ता मौजूद है, वो सामने है, मेरे ख्याल से उसकी लेजिटिमेसी भी है, किसी को इतराज भी नहीं होगा, सब पार्टीज उस पर राजी होंगी। ये बात उनको खुद उनके ब्रदर जजेस कह चुके ना, हमें तो छोड़े हम किस खाते में हैं। उनके सीनियर तरीन जजेस जो हैं, और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये मशवरा तहरीरी तौर पर दे चुके हैं, हम तो उसी को एको कर रहे हैं। तो उनके पास हम कईयूम साहब इसके अलावा कुछ नादीदा खौफ भी हैं कुछ लोगों में। नहीं चलें, वो तो खौफ तो हैं। आप कईयूम सिद्दीकी साहब आप बताएं ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इलेक्शन का फैसला किया है, अब 14 मई सर पे आ गई है, 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मिले नहीं हैं, इस पे अमल नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत के अलावा रास्ता क्या बचा है? मुझे ये बताएं। मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल लिया, और आज की प्रोसीडिंग्स जो है वो उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है। अच्छा, और वो ये है कि आज क्या उन्होंने आज की जो समाअत थी उसकी कोई डेट डाली है? कोई डेट नहीं, डेट इन ऑफिस कर कोई दिया अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया आज अभी की तक समाअत ऑर्डर का। नहीं आया, डेट तो देखें कोई डेट अनाउंस नहीं की है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि यही वो जो आम शहरी है वो रेस्क्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कपल्ड विद मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात के हवाले से ये पार्लेस जो है वो कितना अरसा चलते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये 1 या 2 नशिस्त के अंदर तय होने वाली बात है। मतीउल्लाह जान साहब, ये एक अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वो अपॉर्चुनिटी है जिस तरह से 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक आया था, ये इमरान खान साहब की अगर कोई सियासी इनका मुस्तकबिल जुड़ सकता है ना, तो वो इन मुज़ाकरात के साथ इस कौम के अंदर जुड़ सकता है। तो इन मुज़ाकरात को बहुत संजीदगी से उनको लेके चलना चाहिए, जिसमें अब फ्यूचर की पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने के हवाले से अपना एक एजेंडा तय कर लें। लेकिन बात वही है, सदारती इलेक्शन और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, और ये इलेक्शन जो है इनके मौजूदा अहदेदारों के नीचे तो शायद हुक्मरान इत्तेहाद नहीं मानेगा। मतीउल्लाह जान साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जून में भी बजट आना है, बजट के अंदर वो ग्रांट रखनी है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिक्र न करें। अच्छा, आ जाएगी। चले, वैसे एक कानूनी रास्ता बज़ाहिर जो नजर आता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आइन के अंदर जो कुछ लिखा है सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है, और अगर आइन के अंदर 90 दिन की डेडलाइन है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी की तशरीह करते हुए 14 मई की एक तारीख रखी थी। तो अगर जिस तरह आइन के अंदर डेडलाइन, अगर उस मुद्दत में वो काम ना हो, तो एक आइन का आर्टिकल 254 है कि उसके तहत अगर कोई काम आइनी मुद्दत के मुकर्रर वक्त में ना हो सके तो वो उसके तहत कोई गैर आइनी नहीं हो जाता। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 90 दिन की तशरीह की है, अगर वो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते तो वो भी कोई गैर आइनी नहीं होती। के बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, बाई इलेक्शन होते, वो 60 दिन में थे। तो सुप्रीम कोर्ट की 14 मई की जो डेडलाइन है, अगर वो भी मीट ना हो सके तो वो कोई आइन से बाला तो नहीं है ना। आइन का आर्टिकल 254 सुप्रीम कोर्ट की 14 मई की डेडलाइन को भी आसानी से गुजार सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे ये आ सकता है वहाँ पे पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करके और फिर जो है इसको कवर दिया जा सकता है। आप भी कह सकते हैं कि खामोशी की भी एक जुबान होती है। हाँ। किसी दौर में ये बड़ा मशहूर हाँ, वो बोला था जैसे 14 मई को गुजरने दें, खामोश और मैसेज, वो आइन का आर्टिकल 254 खुद जो है वो इन्वोक हो जाएगा। रजा रूमी साहब, आखिर में बतौर एक शहरी
आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, अपोजिशन को और अदलिया को? जी देखिए, मैं तो बहैसियत एक शहरी और एक शख्स जो कि पाकिस्तान के अभी हाल और मुस्तकबिल के लिए आप भी आम शहरी वाले हैं, आम शहरी हैं। मैं आप बहुत ज्यादा आम शहरी हूँ। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त मुल्क को जो माशी बहरान का सामना है और तकसीम शुदा रियासत का जो इस वक्त हमें वो दिखाई दे रहा है एक पूरा मंजरनामा, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक एक मोड़ है। क्योंकि अगर आपकी मईशत मजबूत होती तो आप इस तरह के क्राइसिस जो है उससे गुजर जाते हैं, लेकिन जब आपकी मईशत जो है वो टैंक कर गई हो, आप बिल्कुल जो है बैंकरप्ट हो गए हो, दिवालिया निकल चुका हो, और उसके ऊपर से आपकी अदलिया आपस में लड़ रही हो, आपकी स्टैब्लिशमेंट आपस में लड़ रही हो, आपके सियासतदान के जो अशराफिया हैं वो लड़े हो, तो फिर इस मुल्क का के जो 24 करोड़ लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए खुदा का वास्ता है कि ये बैठकर ये इस मसले का हल निकालें। जैसे कयूम अभी कह रहे थे, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है सियासतदानों के पास। अगर इन्होंने इसको भी जाया कर दिया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि फिर मुल्क जो है ना वो एक ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ेगा, और उसमें कुछ भी इसमें इमरजेंसी या मार्शल लॉ को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी रूमी साहब, हमारी यही दुआ है और तवक्को है कि हमारा अल्लाह ही हाफिज हो और अदर वे राउंड ना हो। और करीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम किस तरफ जा रहे हैं? आम आदमी परेशान है और हम कह रहे हैं कि जी सदारती इलेक्शन से पहले, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, ये इलेक्शन अभी हों बाद में हो। ये किन कामों में हम लोग पड़े हुए हैं? क्या वजह है कि हम लोग बैठ के किसी एक चीज़ पे मुत्तफिक नहीं हो जाते? ये बड़ा, देखिए मतीउल्लाह साहब, यही बात है ना कि ये हमें अपने पॉलिटिशियंस को अब अपनी एक मैच्योरिटी का जो है वो इजहार ज़रूर करना चाहिए ना, कि उनके नज़दीक जो है वो सियासत से बढ़ के रियासत है। तो यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब कोई एक दूसरे को छोड़, देखिए मेरी एक बात सुने, आज इलेक्शन करवा भी लेते हैं, आप कंटेम्प्ट करा लें, असेंबली तहलील करके करें, बाई फोर्स करवा लें, आप इलेक्शन करवा लेते हैं। उन इंतखाबात का एक ऐसे माहौल के अंदर जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी, आप ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ इमरान खान साहब ही इस मुल्क के अंदर हैं और बाकी किसी सियासी जमात का कोई स्टेक नहीं है, उसका वोट बैंक नहीं है, उसका कुछ और नहीं है। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर वो उनके पैरोकार और वो फॉलोअर्स और उनकी सियासी जमात जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाए, तो क्या वो किसी और सियासी जमात को काम करने दे सकती है? नहीं दे सकती है ये। तो लिहाजा ना सिर्फ ये कि ये हमें, जैसे रजा रूमी ने कहा कि मुआशी सूरत, आप देखें इसहाक डार और नवीद कमर, ये दोनों जो है ना वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी हैं। उनका इस मुज़ाकरात के अंदर शामिल होने का भी एक मकसद है, जो वो बताएंगे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं और उनको कहाँ तक किस तरह से ले जाया जा सकता है। और इसमें फिर जो दूसरा बड़ा नुक्ता होगा वो शफाफ इंतखाबात का होगा। मतीउल्लाह जान साहब, शफाफ इंतखाबात के लिए अगर कौन सी लेजिस्लेशन हो सकती है, कब तक मुमकिन हो सकती है, ताकि जो अब इंतखाबात हों, बेशक 2-3 महीने 4 महीने के लग जाएं, उसके अंदर ताख़ीर हो जाए, लेकिन वो इंतखाबात हों जिसके ऊपर पूरी कौम और सियासी जमातें मुत्तफिक हों, बहुत शुक्रिया, ताकि फिर आगे जो है पाकिस्तान बढ़े। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बात यह कि सियासत ऐसी दलदल है कि जिसमें जजों और जर्नैलों को नहीं जाना चाहिए। बेशक आप जितने भी तालीम याफ्ता और काबिल हों और जितने भी तरबियत याफ्ता हों, ये वो दलदल है कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही बच सकते हैं और सियासतदान ही जा सकते हैं। और ये शायद उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस दलदल में रहना और कौम को मुआशी और सियासी दलदल से बाहर निकालना। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।